बच्चे, आज के सेशन में हम जो बातें डिस्कस करेंगे वो बहुत ध्यान से आपको सुननी है। और सेशन के एंड में अगर मैं आपसे एक ही प्रॉमिस लूंगा, एक ही कमिटमेंट लूंगा, अगर उनमें से कुछ बातों को आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास रहेगा। आपकी लाइफ में आप इस दिन को याद रखेंगे। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th एंड 12th के लिए ओरिएंटेशन सेशन। इसका मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन सेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई सेशन स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो हम बेसिकली ये समझ रहे होते हैं कि हमें साल भर किस तरह से पढ़ाई करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और हरियाणा के बच्चों को तो ये भी समझाना पड़ता है कि भाई पढ़ना क्यों जरूरी है। आप हरियाणा के बच्चे हैं तो हरियाणा के बच्चों को तो ये भी समझाना पड़ता है, क्योंकि वो तो ये समझ के बैठा होता है कि बिना पढ़े भी लोगों ने बहुत कुछ किया है। ठीक है, वो इंस्पिरेशन लेगा, कहानियां सुनाएगा, घर वाले पेरेंट्स या टीचर आपको बोलेंगे कि भैया आपको इतना पढ़ाई करनी है, टाइम देना है, सिंसियर होना है, डिसिप्लिन होना है। आप दूसरे एग्जाम्पल सेट करोगे जो बिना पढ़ाए किसी ने ठीक कर लिया होगा ना, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा, 1 केस 2 केस होगा, बट रेफरेंस आपके दिमाग में उसी का चलता रहेगा। ठीक है, पढ़ने के बाद जो 90% लोग अच्छी पढ़ाई करके मेहनत करके जो 70, 80, 90% लोग सक्सेसफुल होते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं, आप उनको कंसिडर ही नहीं करना चाहते हो। ठीक है, उनका जिक्र नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान की एक फितरत है, वो हमेशा आसान रास्ता, इजी पैसेज चूज करना चाहता है। और जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है, तो मानकर चलिए वो आसान रास्ते से तो नहीं होने वाला है। तो सक्सेस बहुत आसानी से नहीं मिलती। सक्सेस कैसे मिलती है, कामयाबी कैसे मिलती है? ठीक है, सक्सेस कैसे आती है? सक्सेस कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली, नॉट ओकेजनली। ये बात आपने सुनी तो कई बार होगी कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए, अभी मैं अगर आपके लिए बोलूं कि आप 11th 12th के बच्चे हैं तो हमारा इमीडिएट टारगेट क्या है? अपने टारगेट को पहचानिए। इमीडिएट टारगेट है कि हमें किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, एमबीबीएस का कॉलेज हो, जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बनना है तो ग्रेजुएशन तो करनी है आपको। तो टॉप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ आपने नाम सुने होंगे, जैसे जेएनयू, डीयू का काफी क्रेज है हरियाणा में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक, बीएचयू, एएमयू, ये इस तरह के जो कॉलेजेस हैं, अभी एक प्राइम टारगेट आपका है कि इस तरह के टॉप कॉलेज में मुझे एडमिशन मिले ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। ठीक, अब वो कैसे होगा भैया? इन किसी भी कॉलेज में एडमिशन आपकी बोर्ड की परफॉर्मेंस के बिहाफ पर नहीं मिल रहा है। आज की डेट में बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बिहाफ पर कोई भी टॉप कॉलेज आपको एडमिशन नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या कि आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है तो आपको नीट एग्जाम क्रैक करना होगा। ठीक, आपको आईआईटी या एनआईटी से बीटेक होना है, 5 डेज ऑफ वीक कल्चर में कहीं काम करना है, अपना स्टार्टअप शुरू करना है, इंजीनियर होना है, तो आपको जेईई एग्जाम क्रैक करना होगा। ठीक, आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बनना है तो मैंने बोला टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए भी आजकल एक एग्जाम होता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट, सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप में से कितने बच्चे हैं जो सीयूईटी के बारे में जानते हैं? मैंने बोला सीयूईटी, सीयूईटी, कितने बच्चे इस एग्जाम के बारे में जानते हैं? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। हाँ, तो बच्चे ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए 12th के साथ आप ये एग्जाम देने वाले हैं। ठीक, इसका मतलब समझ लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ ही अब हमारी आगे की लाइफ चलेगी, हमारा करियर बनेगा। तो हमें कैजुअल एटीट्यूड बिल्कुल छोड़ना है एकदम, कि स्कूल आए, कुछ पढ़ाई की, घर जाके थोड़ा पढ़ाई की, थोड़ी मस्ती की, दिन अब अच्छा कट गया, अब नेक्स्ट डे देखा जाएगा, अगले दिन देखा जाएगा। तो उस कैजुअल एटीट्यूड से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो बच्चे, जैसे मैंने जिक्र किया नीट एग्जाम का, नीट एग्जाम में आजकल पता है आपको कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं नीट एग्जाम में? डॉक्टर बनने के लिए कितने बच्चे लाइन में लगे हुए हैं? एवरी ईयर 23 to 24 लाख स्टूडेंट्स ही एग्जाम देते हैं, 23 से 24 लाख एग्जाम देते हैं बच्चे। ठीक है, तो नीट में अगर 23 लाख भी मैं पकड़ के चलूं, ठीक है, उसमें से जो अवेलेबल सीट है, मैं एमबीबीएस के लिए बोल रहा हूं, एमबीबीएस के लिए अवेलेबल सीट्स है 50,000 प्लस, 50K प्लस, ये गवर्नमेंट सीट है। प्राइवेट सीट भी मिलाओगे तो 50K प्लस वो भी है। टोटल 1,17,000 सीट है, 1,17,000 सीट्स है। ठीक है, अब आपके पास अगर सपोज कीजिए आपके फादर के पास, पापा जी के पास, घर वालों के पास
करोड़ों रुपए है और एक दो करोड़ रुपए आप पे खर्च कर सकते हैं, 1 to 2 CR आप पे खर्च कर सकते हैं, तब आप ये प्राइवेट कॉलेज वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, एक डॉक्टर बनाने पर दिल्ली एम्स को कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए बच्चे पर खर्च करता है दिल्ली एम्स। बाकी इन जनरल कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो मानकर चलिए वो 1 CR तो पक्का ही खर्च करता है। आपको वहां की फीस आपके स्कूल की फीस से कम नजर आएगी, ठीक है। 8,000, 10,000, 20,000 पर ईयर लेते हैं, 500 रुपए में AC हॉस्टल देते हैं। तो भाई वो कहां से आ रहा है? वो गवर्नमेंट की फंडिंग है, गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है। तो एक डॉक्टर बनाने पर गवर्नमेंट नॉर्मल स्टेट के कॉलेज में 1 CR और दिल्ली एम्स जैसे कॉलेज में 2 करोड़ रुपए आप पर खर्च करती है, ठीक। तो आपके पापा की जेब से नहीं जा रहा है, घर वालों की जेब से नहीं जा रहा है, किसकी जेब से जा रहा है? गवर्नमेंट की जेब से। इसलिए इसके लिए फाइट है, इस 50,000 में आने के लिए फाइट है, 23 लाख में से 50,000, ठीक। जो बच्चे नॉन मेडिकल ऑप्ट किए हुए हैं अभी 11th और 12th क्लास में, उनको JEE एग्जाम देना है, उसको NIT IIT कॉलेज में जाना है, JEE एग्जाम देना है, जो 2 स्टेप में होता है। पहले होता है JEE मेंस, जो जनवरी और अप्रैल 2 अटेम्प्ट है। तो 12th के साथ आपको JEE मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जैन में देना है, जनवरी में, फिर आपको बोर्ड एग्जाम देना है मार्च में, उसके बाद अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट देना है। और देखो अच्छी बात क्या है कि दोनों अटेम्प्ट में से जिसमें आप बेस्ट स्कोर लाएंगे वो आपका फाइनल स्कोर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं, यहां पर जो बच्चे एग्जाम देते हैं 13 to 14 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, पता है आपको। और इसमें से कुछ बच्चे क्वालिफाई होते हैं एडवांस के लिए, 2.5 लाख के आसपास बच्चे जाते हैं JEE एडवांस के लिए, ठीक है, JEE एडवांस के लिए। जो JEE एडवांस के लिए जाते हैं बच्चे, ठीक है, हालांकि इस 2.5 लाख में से भी 2 लाख से कम बच्चे JEE एडवांस देते हैं, 1.8 1.9 लाख बच्चे देते हैं। इन बच्चों को मिलता है IIT। अगर आपको IIT कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए एडवांस देना पड़ेगा, ठीक। JEE मेंस में अगर आप अच्छा स्कोर लेके आए तो उसके लिए NIT कॉलेज मिलेगा। NIT के अलावा स्टेट के जो टॉप कॉलेज है, सेंटर के जो टॉप कॉलेज हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो बच्चे संघर्ष किसका है, लड़ाई किसकी है? लड़ाई है कि मुझे टॉप कॉलेज में जाना है। आपको सिर्फ कॉलेज में जाना है, कोई संघर्ष नहीं है। आपको सिर्फ इंजीनियर बनना है, कोई स्ट्रगल नहीं है। इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, आप मत जाइए, वो घर आ जाएंगे, आपको ले जाएंगे, इंजीनियर बना के घर छोड़ जाएंगे। आपके जहां आप रहते हैं, आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने BTech किया हुआ है, 2-2 5-5 साल हो गई उनको, बेरोजगार घूम रहे हैं वो। एक कहावत है, बोला जाता है, ऐसी मजाक में बोला जाता है, किसी कंपनी में नोएडा में या गुड़गांव में जाके खड़े हो जाइए तो पता चला पियोन से लेकर के उस कंपनी का जो मालिक है, डायरेक्टर है, वहां तक के सारे लोग कौन है? BTech। भाई डिफरेंस क्या है? एक नॉर्मल लाइक सपोर्टिंग स्टाफ का काम कर रहा है बंदा, एक CEO बन के बैठा है, दोनों BTech किए हुए हैं। डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है कॉलेज का, डिग्री सेम है। तो कॉलेज की इंपॉर्टेंस है, कॉलेज लाइफ में एक बार ही मिलेगा, और जो चीज एक बार मिलती है उसके लिए संघर्ष लगेगा, मेहनत लगेगी उसके लिए, वो उतना आसान नहीं है, वो छीन के लेना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, वो छीनना पड़ेगा आपको, ठीक। हाँ जी। तो जो स्ट्रगल है वो किस चीज का है, कंपटीशन किस चीज का है, वो मैं बता रहा हूं। चलो मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं कि आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, अब आपको ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है, BSc BCom करना है आपको, तो उसके लिए आपको CUT एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये जो CUT एग्जाम है, इसमें भी आजकल पता है कितने बच्चे अपीयर होते हैं? 13 to 14 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं, 13-14 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। अब बेटा मुझे एक सिंपल बात बताओ, क्या आप ऐसा कर सकते हो या सोच भी इवन सकते हो कि मैं 11th 12th कैजुअल तरीके से पढ़ूंगा और 12th के साथ फिर मैं ये एग्जाम दूंगा और मैं कहीं डॉक्टर या इंजीनियर या फिर मैं कम से कम ग्रेजुएशन में अच्छे कॉलेज में पहुंच जाऊंगा? ऐसा आप सोच के बैठे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ऐसा नहीं होता। आपको लैक्स ऑफ स्टूडेंट में अगर आप कॉम्पीट करना है, अपना पोटेंशियल, अपना लेवल वो बनाना है, तो सबसे पहले थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट में कॉम्पीट करना पड़ेगा, अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। 10, 20, 50, 100 बच्चों में कॉम्पीट करो, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट में कॉम्पीट करो, और वहां से फिर आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे लैक्स ऑफ स्टूडेंट में कॉम्पीट करने के लिए, ठीक। अब इसके लिए लगेगा क्या, करना क्या पड़ेगा? आइए इस सेंटेंस को वापस पढ़िए। सक्सेस कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली, नॉट ओकेजनली। ओकेजनली आपका जो कैजुअल तरीका पढ़ाई का रहता है वो रहता है कि किसी दिन बहुत बढ़िया मूड है, आप 2, 3, 4 आवर्स अपनी सेल्फ स्टडी को दे रहे हैं, लेकिन किसी दिन क्या हो रहा है, फ्रेंड का बर्थडे है उसमें जा रहे हैं,
आज मन ही नहीं है। हरियाणा के बच्चों का तो पढ़ने का मूड ही कम बनता है ना, तो आज मूड नहीं है, ये बड़ी बात है। ठीक, या कोई भी ऐसा चीज मिल जाए, बहाना मिल जाए कि आज घर वाले घर से बाहर गए हुए, शादी में गए हुए, मैं अकेला हूं, ठीक है, तो क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ और करते हैं, हो गया। तो भैया ये जो चीज है, ये क्या कर रहे हो आप, पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन कैसे कर रहे हो, ओकेजनली कर रहे हो, कैजुअल एटीट्यूड के साथ कर रहे हो। इसका आउटपुट जबरदस्त नहीं हो सकता। जब नॉर्मल आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स भी नॉर्मल ही रहेंगे। आप इसके थ्रू कोई बहुत बड़ा जिंदगी में अचीव नहीं कर सकते हो। अगर बड़ा अचीव करना है तो आपको चीजें वही करनी है, लेकिन कैसे करनी है, कंसिस्टेंटली। इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए, आपको ज्यादातर बच्चे आप में से ड्राइविंग जानते होंगे, साइकिल चलाना तो अच्छे से जानते होंगे, बाइक स्कूटी हाथ लग जाए तो बढ़िया चला लेते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ड्राइविंग जानते हैं, बाइक स्कूटी साइकिल कार कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं? हाथ उठाए एक बार, अच्छे से हाथ उठाए, घबराए नहीं। हाँ, बेहतरीन। तो मैं आपसे जुड़ी हुई बात ही करता हूं। सपोज कीजिए आपको एक टास्क दिया जाए, और टास्क ये है कि भाई एक दिन का मौका है, आज का ही मौका है, समझना मेरी बात को, और आपको टाइम दिया मैंने 4 आवर्स का, ठीक है। आपके साथ ट्रेन करने वाला बंदा भी है, मेरे जैसा या जो भी कोई बंदा है, ट्रेन करने वाला, बताने वाला कि कहां से स्टार्ट होगी, कैसे चलाना है, वगैरह वगैरह, और 4 आवर्स का टाइम है, और आपको ड्राइविंग सीखनी है। सीख जाओगे? 4 आवर्स में ड्राइविंग सीख जाओगे? बताइए। साइकिल बाइक स्कूटी कार कुछ भी चलाना, आज ही का मौका है, लगातार 4 घंटे मिलेंगे, सीख जाओगे आप? चलो, ये केस हुआ ए केस हुआ, ये 1 केस हुआ। अब दूसरा केस सुनिए। आपको 2 दिन का मौका दिया जाता है, ठीक है। आज आपको प्रैक्टिस करनी है 2 आवर, कर भी आपको करनी है 2 आवर, ठीक है। टोटल आउटपुट कितना है, टोटल वर्क डन कितना है, 4 आवर्स। एफर्ट कितना लगा, सेम एफर्ट लगा। ये केस है सेकंड, बी केस है। आप बताओ किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, दोनों में से किस बंदे की एफिशिएंसी ज्यादा होगी? फर्स्ट नंबर ए या सेकंड नंबर बी? अगर फर्स्ट लगता है तो ऐसे हाथ उठाए, सेकंड लगता है तो 2 उंगलियों से इशारा करें, बोलो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? सेकंड। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर कुछ अगर आप 12th के साथ करना चाहेंगे या 12th के बाद करना चाहेंगे तो भैया ये कंडीशन रहेगी आपको। एफर्ट तो इतना ही मांगता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एफर्ट उतना ही मांगता है। कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपको लगता है, वैसे मेरे हिसाब से सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट है कम में काम चलता है, कम इंटेलिजेंट है उसको ज्यादा में काम चलेगा, तो वो एफर्ट डिसाइडेड है। इस बच्चे के लिए इतना, इस बच्चे के लिए इतना, वो एफर्ट डिसाइडेड है। भाई आपको क्रैक करना है तो वो करना है, तो एक्स अमाउंट ऑफ आपको स्टडी करनी है, एफर्ट डालना है, वो डिसाइडेड है। अब उसके तरीके क्या हो सकते हैं? उसके तरीके हो सकते हैं कि आपको 1 साल में करना है तो 4 आवर्स आप करेंगे, ये वाला केस है आपका। मेहनत पूरी लगेगी, उसके बाद भी एफिशिएंसी उतनी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है नीट हो, सीयूटी हो, जेई एग्जाम हो, सबके अंदर 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आता है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर यही काम हम 11 से स्टार्ट करते हैं, यही काम 11 से स्टार्ट करते हैं, तो हमारी सिचुएशन इस बच्चे के जैसी है, ठीक है, इस बच्चे के जैसी है। इसका मतलब एफर्ट, उसका जो एफर्ट है वो 2 साल में डिवाइड हो गया। बोलो इसकी एफिशिएंसी ऊपर वाले बच्चे से कंपैरेटिवली बेहतर होगी कि नहीं होगी? उसके कंपैरिजन में कंपैरेटिवली बेहतर होगी, क्योंकि उसको उसका प्रिपेयर करने के लिए 2 साल मिल गए, ठीक है। 11th बच्चे आपने भी पढ़ी है, लेकिन 11th से आपने उस लेवल पर, कॉम्पिटिटिव लेवल पर अपने आप को प्रिपेयर अगर नहीं किया है, ठीक है, तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब चाहते हैं आप इसके बराबर एफिशिएंसी आए तो इसमें प्लस करना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यही चीज मैं कहता हूं कि अगर आपने 10th में सोची होती या 9th में सोची होती, ठीक है, हालांकि जो समय चला जाता है उसकी बात करना बेकार है, तो ये पता है क्या केस बनता? ये केस बनता जैसे किसी के लिए 1 आवर डेली अलॉट कर दो आप, ठीक है। किसी बच्चे को कह दो कि भाई 4 दिनों तक तुझे बाइक और स्कूटी मिलेगी, साथ में ट्रेनर भी मिलेगा, 1-1 घंटे की तुझे रिहर्सल करनी है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा बच्चा होगा इसमें, कौन सा केस होगा? ए बी सी, हाथ करके बताओ, फर्स्ट केस, सेकंड केस या थर्ड केस? सबसे ज्यादा एफिशिएंसी से कौन सा बच्चा इनमें से ड्राइविंग कर पाएगा? आप ही है वो बच्चे, बताइए, ठीक है, थर्ड केस। इसका मतलब मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो 2 चीज दिमाग में आनी चाहिए, हाउ टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट। तो हाउ टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट। व्हेन टू स्टार्ट का मैंने आंसर दे दिया, अर्लीस्ट, जब जागो तब सवेरा। जिस दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वैल्यू आपको समझ आ जाए, आप उसी दिन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, कोई डिले नहीं करना है उसमें। अब वो क्लास आपकी 9th हो सकती है, वो 10th हो सकती है, वो 11th हो सकती है, वो लास्ट से लास्ट 12th हो सकती है, क्योंकि उसके बाद तो कुछ बचा नहीं है।
समझे बच्चे? गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट चीज, अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं, हाउ टू स्टार्ट। ये डिस्कशन थोड़ा लंबा जाएगा, इस पे हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। माई सेल्फ नरेंद्र कुमार यादव, NKY, ठीक है। आई हैव लाइक 18+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। कोटा बेस्ड में फैकल्टी हूं। यहाँ के जो बड़े ब्रांड्स हैं उनमें मैंने काम किया है। एलन में करीब 12 year प्लस मैंने काम किया है। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं मैं सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट कोटा में 3 years। अभी मैं क्यू सारथी के नाम से एक कंपनी और प्लेटफॉर्म रन करता हूं आप जैसे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, ठीक। ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, कम बोल रहा हूं अपने बारे में, शायद हिंदुस्तान में ऐसा कोई कॉलेज नहीं बचा हो जहां मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ना हो। हर तरह की टॉप रैंक्स मैंने पढ़ाई है, टॉप 10, टॉप 100, जो भी रैंक्स देखोगे मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं लास्ट 18 years में। कोटा के बारे में सुना होगा आपको, आपने दुनिया के जो क्रीम बच्चे हैं हिंदुस्तान के, वो उठ करके कोटा आते हैं। लेकिन अब टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। अब चेंज क्या हुआ है वो भी मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप 10-15 मिनट मुझे ध्यान से सुनिएगा। तो ये मैंने हल्का सा अपने बारे में बताया। हाँ जी, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस पर काफी टाइम से बात चल रही थी। मैंने कहा था कि बोर्ड में आप बहुत अच्छा करेंगे, नो डाउट आप अच्छा करेंगे, लिखवा लीजिए मुझसे, ठीक। बट उसके बिहार पर, उस परफॉर्मेंस के बिहार पर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो कॉलेज के लिए तो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? दिस इज द ओनली वे टू गेट एडमिशन इन टॉप कॉलेजेस। समझ गए? इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। हर कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से को क्रैक करना पड़ेगा। इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर रियल लाइफ सिचुएशन। ये मैं बहुत मजेदार बात आपको बताता हूं। जो बच्चा अपनी लाइफ में कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया हो, मैं कह रहा हूं कोई ओलंपियाड भी निकाल लेता है ना, 8, 9, 10th में पढ़ने वाला बच्चा अगर NSO या IMO कोई ओलंपियाड में निकाल लेता है, भाई उसकी पर्सनैलिटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे बच्चों से मिलता रहता हूं, बच्चे मिलने आते रहते हैं मुझे, ठीक। मैं देखता हूं जिस बच्चे को क्लास में मैंने ठीक से नोटिस भी नहीं किया, दुबला पतला बच्चा ऐसे बैठा हुआ है, अपनी मेहनत कर रहा है, बस लगा हुआ है, भाई कॉलेज जाने के बाद उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने लाइफ में एक चीज अचीव कर ली। अब उसके बाद उसको कभी भी कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा, जैसे नीट एग्जाम आपने सुना होगा, अभी नीट यूजी एग्जाम देता है, यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए बच्चा देता है। एमबीबीएस करने के बाद पीजी, क्योंकि एमडी या एमएस ये डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, इनके लिए फिर एग्जाम होता है नीट एग्जाम, जिसको नीट पीजी कहते हैं। इसी तरह से आपने सुना होगा इंजीनियर वाले बच्चे जो बीटेक करने के बाद गेट एग्जाम, गेट देते रहते हैं, गेट एग्जाम के थ्रू वो एमटेक वगैरह में एडमिशन लेते रहते हैं। तो एग्जाम तो आगे भी देते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी में जाते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना है, आईएएस आईपीएस बनना है, लेकिन उसमें लोड नहीं आता उनके दिमाग में। क्यों? क्योंकि वो चीज अब उनके लिए आसान हो गई। वो समझ चुके हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, कि आप मेहनत कीजिए लेकिन रोज कीजिए। एक चीज आपने देखी होगी, एक एक बूंद अगर पानी की ऐसे गिरती जाए, कभी घूमने गए होंगे आपने, झरने वगैरह इस तरह की चीजें देखी होगी, तो जहां पानी की ऐसे बूंद या धार गिरती रहती है लगातार, भाई साहब वो जो चट्टान होती है, पत्थर होती है, उसमें आपको गड्ढा मिलेगा, छेद मिलेगा। तो ये औकात किसकी है? पानी की औकात है कि वो पत्थर को, चट्टान को उसमें गड्ढा कर दे? नहीं, ये औकात किसकी है? दम किसका है? कंसिस्टेंसी का। तो कंसिस्टेंटली कोई एफर्ट लगेगा तो उसका इफेक्ट आएगा, जबरदस्त आएगा। टाइम लगेगा लेकिन जबरदस्त इंपैक्ट आएगा उसका। तो एक बार अगर कोई एग्जाम आप क्रैक कर लेते हैं, जैसे आप 11th 12th के बच्चे हैं, 10th बोर्ड एग्जाम जब आपने दिया था, कितने बच्चों को डर लगा था सच में एग्जाम देने से पहले? हाथ उठाइए एक बार। कितने बच्चों को 10th बोर्ड एग्जाम देने से पहले फियर आया था, डर आया था? ज्यादातर बच्चों ने हैंड रेज किया, डाउन कीजिए। आज मैं बोलूं 10th का एग्जाम देना है, ठीक है, 2, 3, 5 मंथ्स का टाइम है, 10th का एग्जाम देना है। अब बताओ कितने बच्चों को 10th एग्जाम टफ लगता है? आज की डेट में बताओ कितने बच्चों को टफ लगता है? हाथ उठाओ, कितने बच्चों को टफ लगता है? हम जिस फेज में होते हैं, हम जिस फेज में, जिस दौर से गुजर रहे होते हैं, वो हमारा टफेस्ट टाइम होता है, सबसे टफ टाइम होता है। जो गुजर चुका है वो इजी लगता है हमको। तो 10th अब हमें हलवा लगती है, कुछ नहीं लगता। हमें लगता है यार उस समय जबरदस्ती हम परेशान हुए। अगर परेशान नहीं होते तो हो सकता है उससे भी बेहतर मार्क्स ले आते, या थोड़ा सा और टाइम दे देते पढ़ाई को तो उससे बहुत बेहतर मार्क्स ले आते। ये प्रोसेस, ये थॉट आपका लाइफ टाइम चलेगा। आज आप जिस फेज में हैं इसमें डिसीजन लीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए,
कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज 12th एग्जाम ही आपको, बोर्ड एग्जाम ही आपको टफ लगने लगेगा। कॉम्पिटिटिव की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जब आप वो क्रॉस कर चुके होंगे तब आपको लगेगा कि यार हमने बेवकूफी की, मेहनत करनी चाहिए थी। बच्चे, दिस इज द हाई टाइम फॉर यू। अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो इसी समय कैजुअल एटीट्यूड छोड़ करके आपको एग्रेसिव बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे क्या करना है जिंदगी में, और एक्शन पे आना पड़ेगा कि उसके लिए कितना एफर्ट चाहिए, मैं वो एफर्ट करने के लिए तैयार हूं। आप में से जो भी बच्चे नीट, जेई या किसी लाइक सीयूटी के थ्रू किसी टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं, पहले मुझे बताइए कितने बच्चे ऐसा करना चाहते हैं? हाथ उठाइए एक बार। कितने बच्चे ऐसा करना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या एटलीस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है तो किसी टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज से करना चाहते हैं? ज्यादातर बच्चे करना चाहते हैं। बेहतरीन, बेहतरीन। तो मुझे 10 मिनट और सुनिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रियल लाइफ सिचुएशन के लिए भैया आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो सेकेंडरी इश्यू है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस का एनालिसिस नहीं है, वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का एनालिसिस भी है। ये मेंटली आपको प्रिपेयर करता है, मेंटली आपको स्ट्रांग करता है। लाइफ में आप किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। इसके बाद इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड लॉजिकल थिंकिंग, ये बेनिफिट होता है। इट इंप्रूव्स टाइम मैनेजमेंट एंड फोकस। इस पर हम धीरे धीरे और ज्यादा बात करेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन स्टूडेंट प्रॉब्लम्स। कर क्यों नहीं पाता है बच्चा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में चैलेंजेस क्या आते हैं? क्यों वो नीट, जेई, सीयूटी इन सब एग्जाम से घबराता है? ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है इसमें? तो कुछ कॉमन स्टूडेंट प्रॉब्लम्स है जो मैंने आप जैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके आइडेंटिफाई की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, जो मैं बताते जा रहा हूं ध्यान से सुनते जाना। अगर आपने इसमें से 50% बात भी आज से अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दी तो आज से ही आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है आपकी लाइफ में आज की डेट में? बताइए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो मैं समझ पा रहा हूं आपकी लाइफ में है मोबाइल। ठीक है, किसी बच्चे की लाइफ में वो हो सकता है टीवी। ठीक है, किसी बच्चे की लाइफ में हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक, ये कुछ चीजें हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल, फ्रेंड्स, ठीक है, टीवी, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल बंद करके साइड में डाल दीजिए, नहीं, इसका टाइम डिसाइडेड होना चाहिए। आपने देखा होगा आपके चारों तरफ लिकर शॉप है। ठीक है, लिकर शॉप है, और मैं कह रहा हूं आपको, ओपनली कह रहा हूं, आप बच्चे हैं, आपको लगेगा टीचर है मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहा है, मैं ओपनली बात कर रहा हूं बेटा। लिकर है, उसको कंज्यूम कर रहे हैं लोग पी रहे हैं दारू, तभी तो वो दुकानें हैं ना वहां। अब उसमें दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो अपना लेकर के जाते हैं, एक पैक लेकर के खाना खा के सो जाते हैं, अगले दिन फिर काम पर जाते हैं। समझ रहे हो? रेगुलर। ठीक है, जब भी उनका मन होता है, कोई फ्रेंड्स होते हैं, 2 पैक अपना लेते हैं, हो गया। एक दूसरे वो लोग हैं जिसको जिस दिन मिल जाए या जिस दिन उसकी जेब में पैसा हो, भाई साहब वो इतना अति मचाएगा, एक्सेस लेवल जाएगा, वो नाले में ही पड़ा रहेगा, घर ही नहीं पहुंचेगा। बात समझ आई? तो दुनिया में सब चीज ओपन है। आप बड़े बच्चे हो गए हो, बहुत ज्यादा दिन आपको मतलब मॉनिटरिंग में नहीं रखा जा सकता, आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जा सकता, ना आपको पेरेंट मॉनिटर कर सकता है, ना आपको स्कूल मैनेजमेंट मॉनिटर कर सकता है। अब आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी एज ये हो गई है कि आप खुद से पहचाने कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। जो चीज आपके लिए इंतजार कर सकती है उसको इंतजार कराओ। क्या मोबाइल या इस पर जो आप स्क्रॉलिंग करते हैं वो वेट नहीं कर सकता? क्या टीवी आपके लिए वेट नहीं कर सकता? वो मूवी बाद में नहीं देख सकते? क्या फ्रेंड का जो बर्थडे वो नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा? क्या इस बार जो शादी हो रही है उन रिश्तेदारों के आगे कोई शादी नहीं होगी? ठीक, तो जो चीज आपके लिए वेट कर सकती है आप उसको वेट कराओ। पहला काम ये करना है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना है, बिल्कुल फोकस्ड रहना है, अपना टारगेट डिसाइड करना है कि मुझे इतने आवर्स की डेली सेल्फ स्टडी करनी है। तो उसके लिए आपको सैक्रिफाइस लगेंगे, मन भारी करना पड़ेगा, दिल मजबूत करना पड़ेगा आपको। तो जो चीज वेट कर सकती है उसको वेट कराओ। आपका क्या नीट और जेई एग्जाम या सीयूटी एग्जाम जो आप 12th के साथ देने वाले हो, ये क्या वेट कर सकता है? नहीं कर सकता। वो 12th वाले बच्चों का 2026 में ही होना है, ठीक, और 11th वाले बच्चों का 2027 में ही होना है। तो ये जो टाइम आपका चल रहा है ये टाइम लौट के वापस नहीं आएगा, इसकी कदर करो, इज्जत करो, ठीक है, और अपने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कुछ बड़ा सोचो और तैयारी में लग जाओ। सेकंड बच्चे की प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन, बहानेबाजी।
आई विल डू इट लेटर, आई विल डू इट टुमारो। उसको लगता है बस आज मैं सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड हूं, आज मैं बिजी हूं, आज नहीं कर सकता, आज के बाद मैं कभी भी करूंगा। कितने बच्चों को ये थॉट आता है कि आज तो मैं अपनी मर्जी करूंगा, कल से मैं सारी बातें टीचर की, पेरेंट्स की सब मानूंगा। ठीक है, हाथ उठाओ एक बार, कितने बच्चों को लगता है कल से वो स्पाइडरमैन हो जाएंगे? लगता है? सबको लगता है भैया, ये सबको लगता है। ठीक है, तो जो कुछ करना है वो आज से करना है। ठीक है, एक्शन मोड पर आना है आपको, आज से ही एक्शन मोड पर आना है तुरंत, कोई बहानेबाजी नहीं। कल कभी आता ही नहीं है, जब होता है आज ही होता है, तो इससे बचना है आपको। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हरियाणा में तो कुछ ज्यादा ही है कि बच्चा कहता है मुझे पढ़ना ही क्यों है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। बात समझ आई? अब हमारा इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है बेटा, यहां जो एडमिशन किसी भी कॉलेज में मिलेगा, स्ट्रीम में जाएंगे आप, ठीक है, वो पढ़ने से ही जाएंगे, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारी जमीन है और आपको पेरेंट्स की अगर जमीन ही इधर उधर करके लाइफ गुजारनी है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स के पास इतना पैसा है कि उन्होंने कह दिया कि बेटा तुझे तो हम जिंदगी भर झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर ये दोनों चीज आपके दिमाग में नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो पढ़ाई ही एकमात्र जरिया है जो मिडिल क्लास के बच्चे को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएगा। तीसरी चीज मैं और बताता हूं, पेरेंट्स के पास जो कुछ है वो तो मेरे पास आ ही जाएगा, मैंने जिंदगी में क्या किया। तो अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, लाइफ में कुछ अचीव करना है अपने दम पर, मैं कहता हूं आपको मोबाइल खरीदना है, बढ़िया खरीदना है, कि किसका आता है, आईफोन खरीदना है, टॉप ब्रांड वाला खरीदना है, घर वालों से मत मांगो। अपने आप को इतना सक्सेसफुल बनाओ। आपको कार खरीदनी है, महंगी कार खरीदनी है, कोई बात नहीं, डिसाइड कर लो, उसका फोटो लगा लो, मुझे ये चीज परचेज करनी है, लेकिन खुद के पैसे से, अपने दम पर। समझ गए? पेरेंट्स से नहीं, पेरेंट्स से मिनिमम फैसिलिटी लो और मेहनत करो। ठीक, तो बच्चे मैं आगे बढ़ता हूं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे आता है? इंटरेस्ट आता है ड्रीम से, सपने से। सपने देखने पड़ेंगे, बड़े सपने देखने पड़ेंगे। भाई किसी डॉक्टर से जाके मिलो जो बढ़िया डेली एम्स वगैरह में बैठा है, इस तरह के डॉक्टर से जाके मिलो आपको लगेगा यार लाइफ में इसने कुछ अचीव किया है। लोग उसका अपॉइंटमेंट लेने के लिए दाएं बाएं से सिफारिश से लगाते हैं, 2-2 महीने 4-4 महीने का उनका वेटिंग चलता है। क्या आपको ऐसा इंसान बनना है कि लोग आपके लिए लाइन लगा के खड़े रहे आपसे मिलने के लिए, 10 तरह के नेता नगरी से फोन कराएं? या फिर आपको ऐसा आदमी बनना है, ऐसा इंसान बनना है जहां आपसे कोई मिलना ही पसंद नहीं करे? तो अगर आपको सोसाइटी में रेस्पेक्ट चाहिए, लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, एक रिकॉग्निशन चाहिए, आपके रिश्तेदार आपको इज्जत देके बात करें, पहचाने और 10 जगह बताएं कि हमारा बच्चा, हमारा भतीजा, हमारा भांजा ये कर रहा है, हमारी बच्ची ये कर रही है, तो भाई उसके लिए मेहनत लगेगी। आज तक जिसने भी किया है यही जरिया रहा है। तो ये जो ड्रीम है ना, ड्रीम जब आएगा तो इंटरेस्ट अपने आप आएगा। ये ड्रीम आना चाहिए आपके पास, ठीक है, गोल आना चाहिए, गोल दिखना चाहिए आपको, मेरा लाइफ में गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है। तो बच्चे का जब ड्रीम बनने लगता है, गोल सेट हो जाता है, मुझे ये करना है, अपने आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक, इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। मैंने आपको बोला कुछ नहीं करना है, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, बिल्कुल वही करना है। आप जितनी भी सेल्फ स्टडी करते हैं, जो 12th वाले बच्चे हैं वो अपनी उस सेल्फ स्टडी में ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे? हाँ जी, पर डे आपको उसमें 4 आवर्स प्लस कर देने हैं। जितनी भी स्टडी करते हैं आप, जो तो करते ही हैं, ऐसा नहीं टोटल 4 आवर्स पढ़ना है, यहां से जाने के बाद 4 घंटे आपको एडिशनल कर देने, बढ़ा देने। मुझे पूरा भरोसा है कि आप 1-2 घंटे से ज्यादा सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, ठीक है, तो 4 आवर्स प्लस कर देना है। 11th वाला बच्चा जो है वो 2 आवर्स प्लस करके भी चलेगा, लेकिन ये कब है? ये कब है? जब ये कैसे होगा? कंसिस्टेंसी से होगा। कंसिस्टेंसी से, डेली मतलब डेली। तो एवरेज कितनी आएगी बताइए? एक 12th क्लास के बच्चे के पास 300 के आसपास डेज है, लेकिन 11th क्लास के बच्चे के पास ये 650 के आसपास डेज है। ठीक है, 650 के आसपास डेज है अपना एग्जाम देने के लिए, जितने भी है तो आप कैलकुलेट कर लेना। तो अगर आप देखो कितना बड़ा इंपैक्ट ये क्रिएट करेगा। अगर आप डेली 4 आवर्स प्लस करते हो और 300 डेज यहां से लेके एग्जाम तक आपके पास है, तो 4 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी एडिशनल स्टडी हो जाएगी। तो कहीं कोई रीजन ही नहीं बनता कि आप दूसरे बच्चे से कमजोर आपका परफॉर्मेंस रहे। ऑब्वियस सी बात है, एक कहावत है आपके एरिया में कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो भैया सिंपल कहानी है, जितनी मेहनत डालो उतना रिजल्ट बेहतर होता है। ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको एडिशनल करना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा।
ठीक है, नो गेन विदाउट पेन, लैक ऑफ राइट रिसोर्सेज, इस पर मैं बात करूंगा। कई बार बच्चा ये समझता है मेरी बातों से कि सर बोल तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन भाई हम करेंगे कैसे? तो व्हेन टू स्टार्ट का मैंने जवाब दिया अभी तक, हाउ टू स्टार्ट उस पे हमारा डिस्कशन चल रहा है कि बच्चे के पास रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, उस तरह के कंटेंट नहीं है, क्लास नोट्स नहीं है उसके पास, ठीक है, टेस्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं है। तो वो सारे रिसोर्सेज पर बात करने के लिए आज मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूं। चलिए बच्चे, एक और चीज, सीबीएसई ने बहुत स्ट्रिक्ट किया हुआ है डमी एडमिशंस के लिए। वो डमी एडमिशन जो स्कूल अलाउ करते हैं उन पर एक्शन करते हैं। इवन अब तो बच्चों पर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पर, सब पर एक्शन होने लगा है। इसके पीछे एक लॉजिक है, उस लॉजिक को आप पहचानिए। लास्ट 5 इयर्स में जब से एनटीए एक बॉडी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट, जेई, सीयूटी ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो एनटीए ने जब से एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट किया, उन्होंने एनसीईआरटी बिल्कुल एग्जाम को ला करके एनसीईआरटी बेस्ड बना दिया। इस बार आपने सुना होगा फिजिक्स में नीट का जो पेपर था फिजिक्स का, वो ज्यादा टफ आया, जेईई एडवांस से भी टफ आया। तो कोई बात नहीं, ये दुर्घटनाएं हैं जो कभी कभार हो जाती है। अदरवाइज इन जनरल क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड ये चल रहा है कि वो एग्जाम को लेकर आगे बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। तो मुझे आप सब बच्चे ये बताइए, एनसीईआरटी क्या आपके स्कूल में नहीं पढ़ाई जा रही? एनसीईआरटी से सिलेबस कराया जा रहा है, सीबीएसई की एनसीईआरटी चल रही है, सीबीएसई के जितने स्कूल है सब में एनसीईआरटी चल रही है। तो वो एनसीईआरटी जो आप वहां बैठकर पढ़ रहे हैं, वही एनसीईआरटी कोचिंग सिस्टम में आप जाएंगे तो वहां भी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। डिफरेंस किसका है? डिफरेंस ये कि उस एनसीईआरटी को थोड़ा सा एलेबोरेट करके पढ़ा दें। एनसीईआरटी कंसाइज है, कॉम्पैक्ट है, उसको थोड़ा एलेबोरेट करके आपको पढ़ा दिया जाए या उस तरह के नोट्स दे दिए जाए। और मेन डिफरेंस है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, आपको खूब सारे क्वेश्चन दे दिए जाए प्रैक्टिस के लिए, आपका टेस्ट लिया जाए रेगुलर, चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, इतने सारे टेस्ट लिए जाएं, ठीक। उन टेस्ट के बहाने आप जाएंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, मार्क्स कम आएंगे, फिर उसको बढ़ाने के लिए और ज्यादा एफर्ट करेंगे। यही एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे बच्चे की इससे स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस सब कुछ इंप्रूव होने लगता है। आज तक जिस बच्चे ने किया है, जो नीट, जेई कहीं भी सेलेक्ट हुआ है, टॉपर बना है, वो इसी प्रोसेस के थ्रू गया है और कोई शॉर्टकट इसका नहीं है। तो सीबीएसई क्यों चाहता है कि बच्चा डमी ना रहे? क्योंकि वो ये चाहता है कि जब एग्जाम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है तो मेरे स्कूल में ही वो फैसिलिटी मिले बच्चे को कि यहीं पर रहते हुए वो एग्जाम को क्रैक कर पाए। अब वो फैसिलिटी कैसे मिलेगी, कैसे आप क्रैक कर पाएंगे, मैं उस पर भी आ रहा हूं। प्रॉब्लम आपको समझ आई? ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बेसिकली, एक तो आपका एटीट्यूड, नजरिया, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंपॉर्टेंस को नहीं पहचान रहे। तो नंबर 1 वो एडमिट कीजिए, अपना गोल और टारगेट डिसाइड कीजिए, कैजुअल एटीट्यूड से बाहर निकलिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे नीट, जेई या सीयूटी एग्जाम क्रैक करना ही है 12th के साथ, नंबर 1। नंबर 2, अब दूसरी कमी आती है रिसोर्सेज की, क्या आपके पास वो फैसिलिटी है? अब इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, तो हम अब इससे आगे बढ़ेंगे। थर्ड चीज है कि ये तो चलो समस्याएं हमने गिनी, कुछ सिस्टम की तरफ से, कुछ हमारी तरफ से, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है? सॉल्यूशन है इसका फाउंडेशन कोर्स। द ओनली सॉल्यूशन इज फाउंडेशन कोर्स। किसको कहते हैं फाउंडेशन कोर्स? स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी बोलते हैं। फाउंडेशन कोर्स का मतलब है जहां आपके बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हो। आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए विच शुड बी द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपके स्कूल टाइम में ही आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपका बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव भी एड्रेस हो, और वो पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो ही नीट का सिलेबस है, जेई का सिलेबस है, सीयूटी का सिलेबस है। तो एक बार में एक टीचर पढ़ाए आपको, एनसीईआरटी से थोड़ा सा एलेबोरेट करके पढ़ाए, खूब सारी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाए, ठीक है। हर चैप्टर में 300-400 क्वेश्चंस मिल जाए आपको करने के लिए, हर लेवल के पैटर्न के क्वेश्चंस मिल जाए, और उसके बाद फिर आपके एग्जाम हो, फ्रिक्वेंटली एग्जाम हो। तो ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर ना हो। आपको कहीं कोचिंग में या किसी दूसरी जगह जाने की, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब आपके स्कूल कैंपस में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्कूल के जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उनको बधाई देना चाहूंगा, ठीक है। इवन मैं उनको थैंक यू, धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बच्चों के लिए ये सब चीजें सोची, हम लोगों से कांटेक्ट किया कि आप लोग हमारे बच्चों को प्रिपेयर कीजिए, उनको गाइड कीजिए कि कैसे वो बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं,
ठीक, अब मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं। तो बच्चे आप सोच लीजिए, कुछ बच्चों में ये मिथ है, वो इवन पेरेंट्स को भी बोल के रखते हैं कि अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, बोर्ड की, फिर बाद में प्रिपरेशन करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। क्या ये दोनों अलग अलग चीज हैं? कितने बच्चों को लगता है बोर्ड की प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट जेईई की प्रिपरेशन ये डिफरेंट थिंग है? कितने बच्चों को लगता है? हाथ उठाइए आप। कितने बच्चों को लगता है कि ये दोनों अलग चीज है? हाथ उठाइए आप। घबराइए नहीं, मैं कुछ कहता नहीं हूं, हाथ उठाइए। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सुनिए। क्या इन दोनों का सिलेबस डिफरेंट है? 12th में जो बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हैं उसका, और नीट में जो 12th क्लास के सिलेबस से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका, क्या वो सिलेबस डिफरेंट है? सिलेबस क्या है, डिफरेंट या सेम? मुझे एक ही चीज का आंसर दीजिए। सिलेबस है सेम, ठीक है, सिलेबस है सेम। तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है अप्रोच, डिफरेंट है अप्रोच, अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है। जब हमारा टारगेट होता है बच्चे, जब हमारा टारगेट होता है, अप्रोच डिफरेंट है। जब हमारा टारगेट होता है कि हमें बोर्ड करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस रखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हालांकि यहाँ 25% के आसपास आते हैं सीबीएसई में, लेकिन हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करते हैं। उसी तरह के एग्जाम ज्यादा शेड्यूल होते हैं हमारे। इसी की जगह जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोर्ड वाले क्वेश्चंस और जो प्रिपरेशन है वो तो आपको चलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन सुना होगा आपने, मैट्रिक्स मैच, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं साथ में, वो भी एड्रेस करते हैं। तो अप्रोच का डिफरेंस है, समझ गए? क्वेश्चन पेपर का डिफरेंस है, टेस्ट प्रैक्टिस का डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपका खत्म होगा, कैसे होगा? आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बच्चे मिलेंगे फाउंडेशन क्लास के मॉड्यूल। फाउंडेशन का मतलब बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये मेडिकल वालों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए। हम लोगों ने कोटा बेस्ड हमारी टीम है, 65 to 70 लोगों का स्टाफ है हमारे पास, जो कंसिस्टेंटली इसी चीज पर काम करता है कि बच्चों के लिए बेस्ट कंटेंट कैसे दिया जाए। यूजुअली बच्चा क्या करता है, एक तो पढ़ता है एनसीईआरटी और मार्केट से लेके आता है फिर रेफरेंस बुक, फिजिक्स की डिफरेंट, केमिस्ट्री की डिफरेंट, बायोलॉजी की डिफरेंट, वो बहुत बल्जी काम हो जाता है। हमने वो सब कुछ पूरा निचोड़ इन मॉड्यूल्स में डाला, इन बुक्स में डाला है। ये एक्सेस नहीं है, ऐसा ओवरलोडेड नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी से ज्यादा है, थ्योरी 10-20% ज्यादा है, लेकिन मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप लर्न करेंगे। लेवल 1 के क्वेश्चन है, लेवल 2 के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट में लास्ट 10 ईयर्स में, जेई में लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक तो आपको मिलेगा ये इस तरह का 100% एनसीईआरटी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब आपके बोर्ड को बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। कंटेंट को फ्लो चार्ट और डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, बड़े इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट किया है। जितना पोर्शन आप पढ़ेंगे, छोटी छोटी डेली प्रैक्टिस शीट है, डीपीपीज है, ठीक है, डीपीपीज है। मैं मैडम के साथ शेयर भी करूंगा, आपको भी मिलेगा। तो उसमें डीपीपीज है, जैसे 1-2 लेक्चर पढ़ाया, 10-15 क्वेश्चन, फिर एक लेक्चर पढ़ाया, कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल, फिर 10-15 क्वेश्चन, इस तरह से। तो एक चैप्टर में आप ऑन एन एवरेज 200 to 250 मिनिमम इतने क्वेश्चंस पर चैप्टर आप प्रैक्टिस करेंगे। ये तो इस मॉड्यूल में दिया हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। जब 200, 250, 300 क्वेश्चंस आप एक चैप्टर में कर लेते हैं तो उसमें आपकी एनसीईआरटी पढ़ के देख लेना, उसमें लिखी हुई हर लाइन कवर होती है। बच्चा रटने से नहीं सीखता, बार बार रिवीजन से नहीं सीखता, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाने से सीखता है, लर्न करता है, ठीक। क्विक फॉलोअप है पूरे चैप्टर का, एक ही चार्ट के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उसको, ठीक। इसके बाद लेवल 1 के क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, चैप्टर रन होता रहेगा, पीछे से आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, ठीक है। आपको चैप्टर का खत्म होने का इंतजार नहीं करना। एक सेपरेट बोर्ड पैटर्न की एक्सरसाइज दी हुई है ताकि आप, मैंने कहा परफेक्ट, हमारा टारगेट है परफेक्ट बैलेंस बिटवीन बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बोर्ड बिल्कुल आपका कमजोर नहीं होने देंगे। लेवल 2 के क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ताकि आपको यह पता चले कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन है। जब बच्चे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन नीट में बना देंगे, ऐसे जेई में बना देंगे, तो फिर आप में भरोसा पैदा होना चाहिए कि आज तक 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए, अगर वो मैं बना पा रहा हूं तो 26 में या 27 में जब भी आप अपीयर होंगे नीट जेई में, तो उस साल भी मैं वो क्वेश्चन बना पाऊंगा। उस साल ऐसा नहीं कि एनटीए के अलावा कोई और ही पेपर सेट कर रहा होगा, कोई अलग मतलब कहीं मंगल ग्रह से पेपर आ रहा होगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है,
समझ आई मेरी बात? अगर आप ये नहीं बना पाएंगे तो मेरे दावे झूठे हो सकते हैं, लेकिन आप ये बना पाएंगे, मेरा भरोसा है। ठीक, इसमें सब तरह के क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था आपको, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, न्यूमेरिक वैल्यू, मैट्रिक्स मैच, जितने भी एग्जाम में पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एनटीए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने चीजें यहां इनकॉर्पोरेट की है। परफेक्शन साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, ध्यान से सुनना सब बच्चे। आपको अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये एग्जाम देने हैं और क्रैक करने हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज जो लगती है वो है ट्रस्ट, भरोसा करना। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ, जो मैं बता रहा हूं उस पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो। हर साल, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट बोलो नीट और जेई क्रैक करते हैं कि नहीं करते? वो आप ही जैसे बच्चे होते हैं, किसी स्कूल में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। आप जो खाना खा के घर से निकलते हैं वही डाइट उनको मिल रही होती है। आपको जितनी फैसिलिटी मिल रही है, मैं कह रहा हूं उतनी या उससे कम ही मिल रही होगी, उससे ज्यादा नहीं मिलती उनको। आप तो हरियाणा के बच्चे हो, आपको तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप बिहार की कहानी, यूपी की कहानी, वेस्ट बंगाल की कुछ एरिया की कहानी सुनोगे, बच्चों के पास मतलब कोई फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है उनके पास। ठीक है, जिस स्कूल में पढ़े, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, फीस देके पढ़ रहे हो भाई, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां टीचर पढ़ाना नहीं चाहते हैं उनको। तो दुनिया में आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ा करो, जिन लोगों का डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ी चीज है, जिन लोगों ने सोच लिया कि मुझे ये करना है, ठीक है, उसके बाद कोई भी तूफान उसको रोक नहीं सकता, वो करके ही मानेगा। लेकिन आपका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप जो कुछ भी कहानी सुनाएंगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब छोटी बातें हैं, छोटी बातें हैं। मेन चीज है आपका एटीट्यूड, ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस। आप पहले मजबूत करिए, खुद को मजबूत करिए कि मुझे ये करना है। एक ड्रीम चलना चाहिए आपके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में चलना चाहिए कि मुझे ये करना है। प्रोसेस क्या है, कैसे आपका परफेक्शन लेवल बढ़ेगा। आपकी अगर परफॉर्मेंस कम आती है उससे मत घबराइए, वो बिल्कुल इंप्रूव होगी। कैसे इंप्रूव होगी? सबसे पहले लर्न, क्लास में जो आपको पढ़ाया जाएगा ध्यान से आप उसको सुनिए, ठीक है, सीखिए उसको। उसके बाद घर जाके आप कीजिए उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड चीज है, वेल रिसर्च चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। जितने क्वेश्चन उस चैप्टर में दिए हुए हैं उसके प्रैक्टिस कीजिए आप। प्रैक्टिस करने के बाद उस पर बेस्ड होगा आपका टेस्ट, उस चैप्टर का होगा टेस्ट। उस टेस्ट में बेस्ट परफॉर्म कीजिए। अगर आपने क्वेश्चंस लगाए हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस आपकी आने वाली है। इसके बाद जो बहुत जरूरी चीज होती है दुनिया में कि कोई भी काम करने के बाद उसका एनालिसिस, कि उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए वो क्यों रॉन्ग किए। क्या वो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे, आपने ठीक से पढ़ा नहीं था, ठीक है, या फिर वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन वाले पार्ट पर आप स्लो हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या करना होगा, रेमेडियल एक्शन। आपको अगर कैलकुलेशन पार्ट के क्वेश्चंस रॉन्ग है तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, कम टाइम में करने हैं, बार बार करने हैं, उसी एक्सरसाइज से जाकर करने हैं। ठीक, इसके बाद आप टीचर से कंसल्ट कीजिए, अपनी जो भी डाउट आई, क्वेश्चन रॉन्ग हुए, टीचर से कंसल्ट कीजिए और फिर एक रिवीजन लगाइए। और रिवीजन लगाने के बाद इसी साइकिल को आप रिपीट कीजिए। तो ये साइकिल जितनी बार रिपीट होता जाएगा, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस, वो सब इंक्रीज होता जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? कोई भी बच्चा दुनिया में एवरेज पैदा नहीं होता, वो खुद को एवरेज मान लेता है, खुद को मीडियोकर मान लेता है। जिस दिन वो खुद को टॉपर मान लेगा और मेरे जैसे लोगों की सुनाई हुई बातों पर एक्शन शुरू कर देगा, ठीक है, उसी दिन से उसकी लाइफ बदलने लगेगी। ठीक है, चलिए बच्चे इससे आगे बढ़ते हैं। 3 लेवल हम देते हैं टेस्ट प्रैक्टिस। टेस्ट प्रैक्टिस में क्या रहेगा, सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो चैप्टर वाइज टेस्ट, हर चैप्टर का एक टेस्ट। फिर उसके बाद 2-2, 3-3 चैप्टर को मिला करके आता है पार्ट वाइज टेस्ट। पूरे सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड करके पार्ट वाइज टेस्ट लेते हैं। इस पार्ट वाइज टेस्ट में हम आपको ऑल इंडिया रैंक भी देंगे। तो आपका कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आपके क्लास में बैठे हुए 20, 30, 50, 100 बच्चों से, नहीं। आज हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया 300+ स्कूल्स कनेक्टेड है, 50+ कोचिंग कनेक्टेड है, उन सबके बच्चे हमारे ये टेस्ट देते हैं। तो एक एकेडमिक प्लानर हमारा होगा, उस एकेडमिक प्लानर के अकॉर्डिंग टेस्ट पेपर हम बना के देंगे। वो टेस्ट आपको देना है। जैसे ही आपका रिजल्ट हमारे पास आएगा, हम इसमें देंगे AIR, ऑल इंडिया रैंक। तो आपको हमारा कॉन्सेप्ट है कि डिसिप्लिन लेबरनम स्कूल जैसा रहे और पढ़ाई आपकी कोटा कोचिंग जैसी हो। तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मिनिमम फाइनेंस में, कम से कम पैसों में आपको यह फैसिलिटी आपके स्कूल कैंपस में अवेलेबल होगी। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा कोई फैसिलिटी किसी बच्चे को नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इस पर बहुत सीरियसली सोचिए। उसके बाद आएंगे फुल सिलेबस टेस्ट,
जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते तब तक ये फुल सिलेबस टेस्ट चलेंगे। अगेन ऑल इंडिया रैंक इसमें मिलेगी। हमारे प्लेटफॉर्म पर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, एवरी मंथ टेस्ट देते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में आपका कंपैरिजन होगा। तो इस तरह से ग्रेजुअली आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में कॉम्पीट करने के लिए। और फाइनल एग्जाम जो आपको देना है, मैंने डेटा पहले ही बता दिया, लैक्स ऑफ स्टूडेंट में सीयूटी और जेई के अंदर 13-14 लाख, नीट के अंदर 23 लाख बच्चों के बीच में आप कॉम्पीट कर पाएंगे। एक और बात मैं बता देता हूं, जब कोई बच्चा मुझसे पहली बार ये सुनता है या आप कहीं मार्केट में सुनते हो, अरे यार यहां तो 23 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं नीट का, जेई का 13-14 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मेरा कैसे हो पाएगा, सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो एक कड़वी सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एग्जाम जरूर 23 लाख नीट में दे रहे हैं, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, जो सच में जितना पोटेंशियल, जितनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है वो रखते हैं, दम लगाते हैं, उतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो बच्चे कितने मानकर चलते हो बताओ, कितने % बच्चे होते होंगे सीरियसली किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करके उसको देने वाले बच्चे कितने रहते होंगे, आपको लगाओ 20%, 40%, 60%, 80%, इतना ही ऑप्शन दे रहा हूं। 100% तो फिर दुनिया मतलब गंगा ना जाएगी, समझ रहे हो आप। तो मुझे बताओ कितने % बच्चे, ऐसे उंगली से इशारा करके बताओ, कितने बच्चे आपको लगता है जितने नीट जेईई एग्जाम देते हैं उसमें से सीरियस ऑडियंस कितनी होती है, सीरियस एस्पायरेंट्स कितने होते हैं जो पूरा अपना 100% पोटेंशियल डालते हैं, ऐसे आंसर करके बताओ। 20%, ठीक है, सेकंड 40%, 60%, 80%, उंगली करके बताओ, ऐसे हाथों से इशारा करके बताओ मुझे, ठीक है। हाँ जी बच्चे, तो मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसमें से जो सीरियस ऑडियंस रहती है वो कहीं 20 से 40% के बीच में रहती है। 20 वाले भी ठीक है, 40 वाले भी ठीक है, समझ रहे हैं। 20 से 40% बच्चा मुश्किल से, ठीक है, 40 बहुत ज्यादा है, ठीक है, 20 के आसपास 20% बच्चा, इसका मतलब समझिए आप क्या है। इसके मायने ये कि अगर 23 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसमें से 4-5 लाख बच्चा सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है, बाकी सब मिमिक्री कर रहा है, घर वालों को दिखा रहा है, पड़ोसी को दिखा रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, लेकिन एक्चुअल में कर नहीं रहा होता। वो बुक खोल के बैठा होता है, वहीं मोबाइल रहता है, वो स्क्रॉल कर रहा होता है, एक व्हाट्सएप मैसेज आया तो मैसेज का रिप्लाई करेगा, एक कॉल आया तो कॉल पे 10 मिनट 15 मिनट बात करेगा। भाई खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, ठीक है। दिन में एक बार मोबाइल देखना है, जो जरूरी चीज हो, बात हो, वो करनी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अपने खुद को इतना अवेलेबल मत बनाओ कि हर कोई आपको इजीली अप्रोच कर ले, 24/7 आप अवेलेबल हो। आपको लगता है मोदी साहब से या किसी और टॉप ब्यूरोक्रेट से, समझ लीजिए, या किसी बिजनेसमैन से कोई ऐसे ही मिल सकता है, चले गए और जाकर के मिल लिए, मुलाकात होगी, ऐसे पॉसिबल है? तो अपने आप को इतना इजीली अवेलेबल मत बनाओ, समझ गए। लोगों को अप्रोच करने दो, आप रिप्लाई मत करो, रेस्पॉन्ड ही मत करो, ठीक है। ये एटीट्यूड आपको पैदा करना पड़ेगा। अपने लिए टाइम दो, सबसे ज्यादा खुद पर काम करना है आपको। अगर किसी टॉप इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज या सीयूटी के थ्रू किसी टॉप ग्रेजुएशन कॉलेज में जाने से दुनिया की कोई ताकत अगर आपको रोक सकती है तो वो सिर्फ आप हैं। जब तक आप नहीं जागेंगे, नहीं सुनेंगे, मेहनत करना शुरू नहीं करेंगे, वो एटीट्यूड पैदा नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आपके पेरेंट्स हो सकता है इतने अवेयर ना हो, कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत अवेयर हो, कुछ लोगों के पेरेंट्स अवेयर ना हो, लेकिन बच्चे आप तो अवेयर हैं। उनमें और आप में एक जनरेशन का गैप है। आप इस सच को पहचानिए कि मुझे किसी कॉलेज में जाना है। ग्रेजुएशन करके तो दुनिया घूम रही है, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन कर लिया, आप चले जाइए, आप किसी रोड पे, चौराहे पे जाके खड़े हो जाइए जहां खूब सारी भीड़ हो। मैं लेबर चौक जो होता है ना, वो लेबर चौक पर लेबर लेने चले जाइए। आप किसी भी बंदे से पूछेंगे भाई क्या किया हुआ है, आज के जमाने में वो लोग मिलते ही नहीं है कि 12th पास हूं, 10th पास हूं। सबने बीए कर रखी है, सबने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो ग्रेजुएशन होना बड़ी बात नहीं है, वो आप भी हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन किस कॉलेज से पास आउट है, कौन सी डिग्री आपके पास है, ये बहुत वैल्यू रखती है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला रिसोर्स आता है आपके हिसाब से बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव को बैलेंस करते हुए कंटेंट, स्टडी मेटेरियल, उसके बाद रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस। कितने टेस्ट होंगे? जैसे 11th क्लास में चैप्टर है 44, तो हर चैप्टर का एक टेस्ट और 45 क्वेश्चन आते हैं जो नीट पैटर्न का टेस्ट होता है, तो 44 टेस्ट होंगे। उसके बाद 8 पार्ट वाइज टेस्ट, 2 और मोर फुल सिलेबस टेस्ट। तो इतने सारे टेस्ट 11th नीट के बच्चों को देने, 12th नीट के बच्चों को ये टेस्ट देने, इतने चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, ये तो बढ़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे जब तक आप नीट एग्जाम नहीं देंगे। इसी तरह जेई के स्टूडेंट्स को ये चैप्टर वाइज टेस्ट, ये पार्ट टेस्ट, ये फुल सिलेबस टेस्ट।
ठीक है, 12th वाले बच्चों को ये टेस्ट देने हैं। 12th वाले बच्चों को तो टेस्ट तब तक होते रहेंगे जब तक कि वो अपना फाइनल नीट और जेई एग्जाम ना दे लें। तो जब आप हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट दे चुके होंगे उस पैटर्न के, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे अपार्ट फ्रॉम द मॉड्यूल जो प्रैक्टिस के लिए है, तो भाई साहब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा ही नहीं जो नीट जेई या सीयूटी में आ जाए और आपने पढ़ा ही नहीं हो, देखा ही नहीं हो। समझ रहे हैं? अपने पेरेंट्स से जाकर के डिस्कस कीजिए कि हम फाउंडेशन कोर्स लेबरनम स्कूल स्टार्ट करने जा रहा है और वो हमें ज्वाइन करना है, क्योंकि हमें स्कूल कैंपस के अंदर बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव की चीज भी पढ़ाई जाएगी और हमें वो प्रिपेयर करना है। आज नहीं तो कल हमें करना ही है। ठीक, नीट एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न बता दूं, ज्यादातर बच्चे समझ रहे होंगे। पहले इसमें क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि कोविड टाइम में इसमें 200 क्वेश्चंस आते थे। बच्चे ध्यान से सुनना, 200 क्वेश्चंस आते थे, 50 क्वेश्चन एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, अब उसमें 180 क्वेश्चन ही कर दिए। 200 में से 180 अटेम्प्ट करने होते थे। अभी लेटेस्ट पैटर्न है, आपको 180 क्वेश्चंस मिलेंगे, 45 क्वेश्चंस एवरी सब्जेक्ट, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी बॉटनी, तो 90 क्वेश्चंस। तो 180 क्वेश्चंस होंगे, एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कुल मिला के 720 मार्क्स का पेपर होता है। आज तक जो कट ऑफ जाती थी, क्योंकि 200 क्वेश्चंस आते थे, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आते थे, तो आपके हरियाणा स्टेट वगैरह के अंदर तो कट ऑफ 600 प्लस 625 प्लस भी जाती थी गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए। ठीक है, लेकिन इस बार जो पेपर आया है तो उसमें 2 चेंज हो गए, 180 में से 180 करने हैं, तो वो विंडो खत्म हो गई। दूसरा, पेपर का लेवल भी एक नॉच ऊपर है, तो उसकी वजह से 550, मतलब आप समझो कि अगर आप जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, तो इसमें 500 या 540 प्लस पर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास करियर ऑप्शन एक नहीं होते। बहुत सारा बच्चा सोचता है यार मैं तो इतने मार्क्स ला नहीं पाऊंगा, मैं इतना टैलेंटेड हुई नहीं। पहली चीज तो कोई टैलेंटेड पैदा नहीं होता भैया, मेहनत करके स्किल डेवलप करनी पड़ती है। मैं स्ट्रांगली इस बात में बिलीव करता हूं। बड़े बड़े बिजनेसमैन से जाके पूछिएगा, उन्होंने कोई मतलब आईआईएम से या कोई मतलब तगड़े आईआईटी से वो पास आउट नहीं है। बड़े बड़े बिजनेस वो हैंडल कर रहे हैं। आईआईटीएंस को, टॉप आईआईटीएंस को, आईआईएम से पास आउट लोगों को वो जॉब पर रख रहे हैं, नौकरी पर रख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेहनत चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए दुनिया में, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। बच्चे, एग्जाम होता है नीट का, अच्छा मैं आगे बता रहा था, 3 आवर्स का एग्जाम होगा, 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। करेक्ट के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट के लिए -1, नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है। एग्जाम होगा नीट, लेकिन इसके थ्रू जो एडमिशन आप ले सकते हैं, एक डिग्री है डॉक्टर्स की, एमबीबीएस एलोपैथी के डॉक्टर, दूसरा है बीएचएमएस होम्योपैथी के डॉक्टर, थर्ड है बीएएमएस आयुर्वेद के डॉक्टर। ठीक है, डेंटिस्ट सुना आपने, बीडीएस डेंटिस्ट, बीएससी नर्सिंग। मेरी बात सुनिएगा, तो इसमें मैंने सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से लिखा है, ये बच्चों की प्रायोरिटी रहती है। एग्जाम एक ही देना है, नीट एग्जाम, उसी के बिहाफ पर काउंसलिंग अलग अलग होती है। अगर आप एलोपैथी के डॉक्टर नहीं बने, भाई इसकी प्रैक्टिस आज की डेट में सबसे ज्यादा चलती है, तो कोई बात नहीं, बीएचएमएस कर लेना, होम्योपैथी के डॉक्टर बन जाना। ठीक है, आयुर्वेद के डॉक्टर बन जाना, ये इंडिया का फ्यूचर है। आयुर्वेद आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग आयुर्वेद के थ्रू इलाज कराने वाले हैं, क्योंकि एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। डेंटिस्ट, आप सोचते होंगे छोटी जगह प्रैक्टिस नहीं है, मेट्रो सिटी में जाओ डेंटिस्ट के पास, दांतों के डॉक्टर के पास, ठीक है, भीड़ लगती है। आरसीटी होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एक दांत का इलाज करने का 5,000 रुपए फीस करते हैं, 10,000 रुपए फीस करते हैं। बीएससी नर्सिंग, इसका मतलब क्या हुआ, आप 720 में से 540 से लेकर 300 प्लस तक कुछ भी लाएंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ आपको अलॉट हो जाएगा। इनमें जाइए आप, कम से कम आपको जो सिंपल ग्रेजुएशन कहीं से करते हैं उनसे बेटर है ये कोर्सेज आपके लिए। बच्चे, इस पे अलग से एक सेशन लूंगा, व्हाट आर द अदर करियर ऑप्शंस, मैं अलग से एक दिन आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको एक ही चीज समझा सकता हूं कि आपकी की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, वो लाइफ में काम आएगी। आप डॉक्टर बनोगे नहीं बनोगे मैं नहीं जानता, लेकिन साइंस अगर कायदे से पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा अचीव कर लोगे आप। इसी तरह जेई एग्जाम की बात करें, मेंस में 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक जनवरी, दूसरा अप्रैल में होता है। ठीक है, ये ऑफलाइन टेस्ट था नीट का, लेकिन जेई का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी बेस्ड है। 3 आवर्स का टेस्ट होता है ये, 25 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। टाइम इसमें अच्छा खासा मिलता है। 20 क्वेश्चंस इसमें एमसीक्यू आते हैं और 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिक वैल्यू आते हैं, न्यूमेरिक और इंटीजर टाइप, जिसमें 1 2 3 4 ऑप्शन नहीं देना है, आंसर नहीं देना है, आपको एक वैल्यू निकालनी है।
तो जिस पैटर्न के नीट जेई सीयूटी एग्जाम होते हैं उस पैटर्न के टेस्ट लगातार आपसे लेंगे, साल भर आप उसको उस तरह के टेस्ट की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, मार्किंग स्कीम वही है, 4 करेक्ट आप करोगे 75 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो जेई मेंस एग्जाम 300 मार्क्स का आता है। इसमें भी मैं आपका एक मिथ दूर करना चाहता हूं। जब जेई मेंस का रिजल्ट आता है, किसी कोचिंग वगैरह के रिजल्ट आप देखते होंगे तो आप देखते होंगे 98 पॉइंट समथिंग, 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल। तो बेटा ध्यान से एक बात को सुनना, आप सोचते होंगे कि यार मैं तो 98 99 वाला बच्चा ही नहीं हूं, मैं तो इतना कर ही नहीं पाऊंगा। भाई वो परसेंटेज नहीं है, वो परसेंटाइल है, समझ रहे हो। इसका मैं बताता हूं आपको। अगर आप इनमें से 300 मार्क्स में से, मेरी बात सुनना, 150 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो आपकी परसेंटाइल ये ऑलमोस्ट 98 परसेंटाइल बनती है। बात समझ आ रहे हो। जिस बच्चे का वो फोटो चिपका रहे हैं कि इसकी 99 परसेंटाइल है, पता है उसके मार्क्स एक्चुअल में कितने आए हैं? उसके 300 में से मार्क्स आए कितने? 150, 160, 170, 180। वो परसेंटाइल है, वो परसेंटेज नहीं है। परसेंटाइल क्या होती है कि बच्चों को, जैसे जेई एग्जाम जो होता है वो जनवरी में हुआ, अप्रैल में हुआ। अब ये 2 शिफ्ट में चलता है, कई दिनों तक चलता है, क्योंकि हमारे पास इतने कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि 14 लाख 14 लाख बच्चों का एक साथ एग्जाम करा दें। तो अलग अलग शिफ्ट में चलता है। अब आज मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से जो टॉपर बच्चा है, सपोज कीजिए वो 300 में से लेके आया 220 मार्क्स, 220 नंबर लेके आया, तो उस 220 को 100% मान लिया जाता है और बाकी बच्चों को उस तरह से परसेंटाइल दी जाती है रेफरेंस से। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? इसका मतलब आपको 300 में से कितने मार्क्स लेके आने हैं? 150 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, तो आप आगे क्वालिफाई हो जाएंगे, एडवांस के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे। एडवांस में कुछ अच्छा भी नहीं कर पाते हैं, एडवांस होता है आईआईटी के लिए, तो बढ़िया एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा आपको। समझ गए? इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने अभी बात की किसके लिए? जेई एग्जाम के लिए। जेई एग्जाम में कितनी आप में से गर्ल्स हैं? मुझे एक ही रूम का कैमरा नजर आ रहा है, दूसरे का नहीं नजर आ रहा है। आप में से कितनी गर्ल्स कैंडिडेट है 11th और 12th में जिन्होंने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया है? उसके लिए आज एक तगड़ी गुड न्यूज देने वाला हूं मैं। गर्ल्स, नॉन मेडिकल वाली गर्ल्स हाथ उठाए, एक बार काउंट करके मुझे बताए कितने लोग हैं, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। गर्ल्स और नॉन मेडिकल, एक तगड़ी न्यूज सुनाऊंगा, सुना दूं क्या? चलो सुनो, ये न्यूज सुनो आप। कुछ साल पहले तक क्या था, एनआईटी और आईआईटी जो कॉलेजेस हैं उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बहुत बुरे से अफेक्ट हो रहा था। ठीक है, आपने सुना भी होगा मेडिकल में तो गर्ल्स जाना प्रेफर करती है। ये हरियाणा में थोड़ा सा ट्रेंड है जहां गर्ल्स जेई में जाती है, नॉन मेडिकल में जाती है। कुछ स्टेट में तो बिल्कुल ही नहीं जाना पसंद करती है। उसका रीजन क्या था? बीच में कुछ सालों तक ऐसा चला, पता चला पूरा बैच जो है ना, उस बैच में बॉयज ही बॉयज है, गर्ल्स बहुत कम। जो थोड़ी बहुत जाती थी वो कंप्यूटर साइंस एक ब्रांच होती है, सीएस आप लोग समझते होंगे, कंप्यूटर साइंस में जाती थी। बाकी दूसरी जो ब्रांचेस हैं जैसे मैकेनिकल वगैरह, उसमें तो सब बॉयज ही जा रहे हैं। पता चला 90 का अगर बैच है तो उसमें 88 बॉयज हैं, 2 या 3 गर्ल्स हैं। और वो भी क्या करती थी, वो भी अच्छा मेहनत करके, कॉलेज में एक प्रोसेस होता है, अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छी मेहनत कर लेते हो तो सेकंड ईयर में आप अपना ब्रांच बदल सकते हैं। तो पता चला मैकेनिकल में जो 1-2 लड़कियां थी उन्होंने अपनी ब्रांच बदल के वो सीएस में, कंप्यूटर साइंस में चलेगी। अब बैच रह गया पूरा बजरंग दल टाइप बॉयज का। ये सिनेरियो था। तो गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा एक्शन लिया, और वो एक्शन ये लिया कि भाई गर्ल्स का रेशियो थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर होना चाहिए। तो आईआईटीज में, ध्यान से सुनना, जेई मेंस में नहीं, एडवांस अगर आप करते हो, आईआईटी के लिए आप जाते हो, तो गर्ल्स कैंडिडेट को 20% के आसपास ये रिजर्वेशन मिलता है गर्ल्स कैंडिडेट को। इसका बेनिफिट कितना है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर दिल्ली आईआईटी से आप सीएस ब्रांच में पकड़ लेता हूं, और लास्ट ईयर का 24 का ये डेटा है, अगर कंप्यूटर साइंस की ब्रांच किसी बच्चे को दिल्ली आईआईटी से, लड़के को अगर 204 रैंक पर अवेलेबल हुई, 204 रैंक आई उसकी, तब दिल्ली आईआईटी में उसको सीएस ब्रांच मिली, तो गर्ल्स को, लड़की को ये 1000 रैंक पर मिल गई। तो 4 to 5 टाइम्स रैंक पीछे है। लड़के को 200 रैंक आई तब जाके आईआईटी मिली दिल्ली में सीएस ब्रांच में। ठीक है, गर्ल्स की 1000 रैंक है, फिर भी वो साथ में बैठी है वहां लाइक सीएस ब्रांच में, उसको एडमिशन मिला। तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने जब से अप्लाई की है तब से गर्ल्स का रेशो आईआईटीज में बढ़ने लगा है, कुछ हेल्दी रेशो बनने लगा है। तो ये जो पॉलिसी है इसका बेनिफिट उठाए, लड़की लोग कान खोल के सुने, ध्यान से सुने। ठीक है,
हाँ जी, आपको दम लगाना है, मेहनत करना है, इस पॉलिसी का फायदा उठाना है, IITs तक पहुंचना है आपको। कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम, ये CUET एग्जाम मैंने बताया था आपको। किसी बच्चे को अगर सपोज कीजिए उसके पास, देखो हमेशा प्लान ए होता है और प्लान बी भी होता है। तो प्लान ए ये है कि आपको नीट और जेई की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन अगर उसमें अच्छा नहीं कर पाते तो प्लान बी क्या है कि आपको ग्रेजुएट तो होना है किसी टॉप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इवन बहुत सारी बड़ी बड़ी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो अपने यहां ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन इस CUET एग्जाम के थ्रू देती है। ठीक है, तो ये CET एग्जाम कैसे होता है? 3 पार्ट में पेपर होता है इसका। ठीक है, टाइम में इसका बता देता हूं, बड़ा अच्छा टाइम है। देखो सबसे पहले आपने दिया जैसे बोर्ड एग्जाम, बोर्ड के बाद आपने दिया जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट पहले हो गया, सेकंड अटेम्प्ट बाद में होता है बोर्ड एग्जाम के बाद। नीट एग्जाम में फर्स्ट वीक नीट एग्जाम डिसाइडेड है। उसके बाद CUET, बच्चा फ्री हो गया नीट जेई वाला। अब CUET एग्जाम अब स्टार्ट हुए, 13 मई से स्टार्ट हुए। अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर होता है और ये जून तक चलेंगे। तो मई सेकेंड वीक से लेकर जून तक ये एग्जाम चलते हैं। तो कोई भी एग्जाम आपका क्लैश नहीं करेगा, डेट क्लैश नहीं करेगी। 3 पार्ट में पेपर होता है CUET का। फर्स्ट पार्ट आता है इसमें लैंग्वेज का, जिसमें यूजुअली आप बच्चे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। इंग्लिश, जितना आप स्कूल में इंग्लिश पढ़ रहे हैं उससे आपका काम चल जाएगा, कुछ भी एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक। सेकंड आता है सब्जेक्ट डोमेन। सेकंड पेपर सब्जेक्ट डोमेन का होता है। 3 सब्जेक्ट इसमें चूज करने होते हैं। जैसे आप मेडिकल के बच्चे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपने चूज कर लिया। ठीक है, नॉन मेडिकल के बच्चे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथ्स चूज कर लिया। और पेपर का लेवल नीट जेई से कम लेवल नीट का आता है, उससे भी कम लेवल इस CUET का आता है। तो ये बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर है। मतलब नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में आपकी CUET की प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, आखिरी बात, इसमें जो थर्ड पार्ट होता है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें बेसिक मैथ्स आता है 9-10 के लेवल का, जो मैथ्स जिन बच्चों ने ले रखा है या फिजिक्स इधर पढ़ रहे हैं 11-12 में, उनको ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जीके आती है, जनरल नॉलेज, जो आप 9-10 की SST से निकलती है। और कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम जो फाउंडेशन कोर्स कराते हैं 8, 9, 10 के बच्चों को, 6 to 10 के बच्चों को, वहां मेंटल एबिलिटी भी हम पढ़ाते हैं। ये काम में आएगी। तो कोई बात नहीं है, जब आपका नीट जेई एग्जाम हो जाए उसके बाद मेंटल एबिलिटी की बुक खरीद लेना। ठीक है, 9-10 की NCERT उठा करके उसमें SST पढ़ लेना। और थोड़ा सा इसमें आता है करंट अफेयर्स, जो आजकल क्या चल रहा है। तो कुल मिला के जीके आई, जनरल नॉलेज आई, इसमें बेसिक मैथ्स आया और मेंटल एबिलिटी, ये थर्ड पोर्शन है। तो सिर्फ बच्चे को अलग से ये थर्ड पार्ट की ही प्रिपरेशन करनी है, बाकी दोनों प्रिपरेशन उसकी साथ में हो जाती है। ठीक, तो अलग से कोई सिलेबस नहीं है। अब मुझे बताओ, मेरे इतने सारे डिस्कशन से आपको क्या समझ आया? एक बच्चे को एक बार में सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करनी चाहिए, 12th के बाद फिर कंपटीशन का सोचना चाहिए, या फिर उसको बोर्ड के साथ साथ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है ओनली बोर्ड, सेकंड ऑप्शन है बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाउंडेशन कोर्स। विच वन इज बेटर फॉर यू? हाथ उठाइए। सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे अभी, 2 साल बाद सोचेंगे, 12th के बाद सोचेंगे, या बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करनी चाहिए किसी बच्चे को? बेटर ऑप्शन क्या है? दोनों का सिलेबस सेम है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है आपको। आपकी तरफ से एफर्ट सुना दूं क्या है? आपको अपनी सेल्फ स्टडी में 2 to 4 आवर्स प्लस कर देना है डेली। जितना भी थोड़ा बहुत अभी आप पढ़ रहे हैं कैजुअल एटीट्यूड में, ये नहीं चलेगा, डिसिप्लिन बनना है। 1 से 2 साल की मेहनत है। आज का दिन आपको याद रहेगा, मेरी बातें आपको याद रहेगी, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है इसके बाद, अगर आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो, इंप्लीमेंट कर दिया तो। वंस अगेन स्कूल के मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं। उन्होंने बोला कि हमारे बच्चों को बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करनी है, इनको गाइड कीजिए बच्चों को, और जो भी रिसोर्सेज हम इनको दे सकते हैं उसके बारे में बताइए। तो आज मैंने सोचा कि एक बार बच्चों से मैं बात करता हूं, क्योंकि जो कुछ करना है वो आपको करना है। ठीक है, पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपको सुबह शाम खाना खिला के आपका ध्यान रख सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट आपको अवेयर बना सकता है, बैठ के पढ़ने की जगह दे रहा है, आपको पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन करना बेटा आपको है। ठीक है ना? चलिए, तो आज इतना ही, बाकी बीच बीच में मैं आपसे कनेक्ट होते जाऊंगा। ठीक है, आपसे कनेक्ट होते रहूंगा, इसी तरह के सेशंस आपके लेते रहूंगा, मैं आपको मोटिवेटेड रखूंगा, आपको गाइड करते रहूंगा जब जब कोई एग्जाम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है मेडिकल नॉन मेडिकल के बच्चों के लिए यही एग्जाम है, और भी एग्जाम है, और भी करियर ऑप्शंस है, लेकिन एक दिन में ज्यादा बातें हो नहीं सकती। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है,
मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे फाउंडेशन कोर्स बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव में अपना इंटरेस्ट दिखाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है, आगे चल के हम आपको ऑफलाइन जितनी पढ़ाई हो रही है ठीक है, अदरवाइज कभी कभी मैं ऑनलाइन सेशन भी आपके लूंगा। ठीक है ना, इस सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, परफेक्ट आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, बढ़िया आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, मेहनत आपको करनी होगी। सर लोग मेहनत करके, मैडम लोग मेहनत करके आपको पढ़ाएंगे और जहां कहीं दिक्कत आएगी वहां हम लोग खड़े हैं। ठीक है, चलिए, विश यू गुड लक, थैंक यू।